हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। हम लोग आज डिस्कस करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। ये पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके थ्रू हम लोग ये चीज़ समझने में हेल्प करती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब कम होगी, एटॉमिक रेडियस कब ज़्यादा होगी कब कम होगी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और आपका आयनेशन एनर्जी है। इन सब चीज़ों को समझने में आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत हेल्प करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जो आपका जैसे मान लो कोई एटम है, अगर मान लो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है तो उसके अंदर जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन कोई होता है तो उस इलेक्ट्रॉन पे कितना अट्रैक्शन लगेगा, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे मतलब टोटल प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। लेकिन जो टोटल प्रोटॉन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये टोटल अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगता है बाहर वाले पे, तो नेट जितना अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। तो आइए इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं थोड़ा। जैसे मान लो ये आपका कोई न्यूक्लियस है और इसके बाहर ये एक शेल है, ठीक है। एक मान लो एक शेल है, ये है, और भी शेल हो सकती है अंदर। तो इन शेल में क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन है मान लो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। और मान लो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, ये आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल को हम लोग वैलेंस शेल भी कहते हैं, या इसको अल्टीमेट शेल भी कहा जाता है। अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन अंदर की शेल पे होते हैं, ये अंदर वाली शेल पे जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक तो क्या करेंगे, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या करेंगे, ये रिपल्सन लगाएंगे। ये क्या लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव। आपने पढ़ा होगा लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएंगे, रिपल्सन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चार्ज कितना होता है, Z इंटू ई। ई क्या है, एक प्रोटॉन, ये Z क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन का नंबर। तो अंदर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये प्रोटॉन की वजह से जितना पॉजिटिव चार्ज है, ये प्रोटॉन का चार्ज क्या लगाएगा, इस पे क्या लगाएगा, अट्रैक्शन लगाएगा। क्या लगाएगा, अट्रैक्शन लगाएगा इस पे, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ अट्रैक्शन लगेगा, यहाँ पे रिपल्सन। तो ये आपका रिपल्सन लग रहा है, ये आपका क्या लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है। यानी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाते हैं, रिपल्सन लगाते हैं। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो जैसे जैसे ये अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जैसे जैसे ये अंदर की शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, उस तरीके उसमें होगा क्या, पहली बात तो ये क्या करेंगे, न्यूक्लियस को क्या करेंगे, सील्ड करेंगे। क्या करेंगे, न्यूक्लियस को सील्ड करेंगे। यानी जो अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का लगना चाहिए बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन पे, उतना अट्रैक्शन फोर्स ये अंदर वाली शेल की इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं लग पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या है, निगेटिव चार्ज। ये अंदर वाले न्यूक्लियस को क्या करेंगे, चारों तरफ से ऐसे कवर अप कर लेंगे, ऐसे चारों तरफ घेर लेंगे स्फेरिकल शेप में सारे न्यूक्लियस के चार्ज को, न्यूक्लियस को क्या करेंगे, घेर लेंगे। अब न्यूक्लियस को जब चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे, न्यूक्लियस को सराउंड कर लेंगे, तो इस न्यूक्लियस का इस जो प्रोटॉन है उनकी वजह से इस पे अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा इन इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो कितना अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, तो जितना अट्रैक्शन फोर्स कम होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, सिग्मा। क्या कहते हैं, सिग्मा। तो जितना अट्रैक्शन फोर्स कम होता है उसी को क्या कहते हैं, सिग्मा। और इसको नाम देते हैं हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसको कहते हैं हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं। स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहिए, या इसको हम लोग शील्डिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट। तो शील्डिंग का ये जितना ज्यादा स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा या शील्डिंग कांस्टेंट होगा, जितना ज्यादा होगा अंदर वाली शेल पे जितने इलेक्ट्रॉन अंदर होंगे उतना ज्यादा सिग्मा ज्यादा होगा। यानी सिग्मा की वैल्यू जो है
ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू ये प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अंदर वाली शेल पे जितने इलेक्ट्रॉन है वो, या कह सकते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर होता है इसको, जिसपे हम लोग निकाल रहे होते हैं नेट अट्रैक्शन फोर्स, जिसपे नेट अट्रैक्शन फोर्स निकाल रहे होते हैं उसको कहते हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग मान लो टेस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे जितना नेट अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसी को क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जेड इसको कहते हैं जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव इक्वल टू टोटल प्रोटॉन्स, या टोटल प्रोटॉन कितने हैं, टोटल प्रोटॉन जितने होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा इसके अंदर, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे अंदर, तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स कम होता चला जाएगा। यानी सिग्मा क्या है, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर वाली शेल पे। इसी को कहते हैं हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये जेड क्या है, ये आपका जेड है टोटल पॉजिटिव चार्ज, या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये टोटल प्रोटॉन इतने हैं। और जेड इफेक्टिव क्या है, नेट अट्रैक्शन फोर्स जो होगा इसी पे डिपेंड करेगा। नेट अट्रैक्शन फोर्स को, मतलब एक तरीके से नेट अट्रैक्शन फोर्स को डिपेंड करेगा ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको क्या कहते हैं नेट अट्रैक्शन फोर्स को डिफाइन करता है, या इसी को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी जेड इफेक्टिव को हम लोग और क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे इसको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता चला जाएगा, या जैसे जैसे सिग्मा बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता चला जाएगा। यानी अब तो समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको निकालते कैसे हैं, निकालने का तरीका ये होता है आपका, देखो अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं देखिए, तो जेड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, सिग्मा क्या है, सिग्मा वैरी करेगा, ये जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा ये सिग्मा आपका हो जाएगा। तो नेट अट्रैक्शन फोर्स कितना लगेगा, इसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरी चीज इसको याद रखिए, जो जेड इफेक्टिव जो होता है, अगर हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव हमारा बढ़ता है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इसी वजह से क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर अटैक करेगा तेजी से, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, यानी न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ेगा। इसी वजह से साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटम का साइज छोटा होता चला जाता है। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। ग्रुप में अगर हम नीचे की तरफ आते हैं, ग्रुप में अगर नीचे आएंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, जेड इफेक्टिव नहीं बढ़ता है। नीचे जाने पे जनरली जेड इफेक्टिव क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यानी लेकिन तब जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, लेकिन नीचे जाने पे हम जानते हैं पीरियड में डाउन टू ग्रुप आते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ती चली जाती हैं। पहले पीरियड के एलिमेंट में एक शेल होगी, दूसरे पीरियड के एलिमेंट में 2 शेल होंगी, तीसरे पीरियड के एलिमेंट 3 शेल होंगी, चौथे पीरियड के एलिमेंट में टोटल 4 शेल होंगी। तो शेल बढ़ने से साइज बढ़ता है। तो डाउन टू ग्रुप जाएंगे, साइज क्यों बढ़ेगा, ड्यू टू इंक्रीजमेंट ऑफ नंबर ऑफ शेल्स, यानी नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से नीचे जाने पे साइज बढ़ता चला जाता है। और लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज घटेगा, क्यों घटेगा, एटॉमिक रेडियस घटेगी, क्यों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे लेफ्ट टू राइट जाने पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगता है, इसीलिए आयनेशन एनर्जी भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं बढ़ने लगती है। तो इतना समझ में आया होगा। दूसरी चीज, अगर हम पर्टिकुलर शेल के लिए बात करें, तो अब देखो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास में होते हैं, सब पर्टिकुलर सेल, जैसे मान लो हम थर्ड सेल की ऑर्बिटल की बात करें, थर्ड सेल में कौन होगा, 3s होगा, 3p होगा, 3d होगा। चौथी सेल की बात करें, चौथी सेल में सब सेल कौन सी होंगी, 4s होगी, 4p होगी, 4d होगी, 4f होगी। तो ये क्या होंगे, तो 4s वाले इलेक्ट्रॉन सबसे पास में रहते हैं, यानी पेनिट्रेशन इफेक्ट s का सबसे ज्यादा होता है। तो s वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास में रहते हैं, उसके बाद p वाले, उसके बाद d वाले, उसके बाद f वाले रहते हैं। यानी इसी को क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट। यानी s वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास में रहते हैं, पेनिट्रेशन कर जाते हैं। इसी वजह से क्या होता है,
जो सिग्मा होता है यानी शील्डिंग इफेक्ट जो होगा यानी सिग्मा या शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट पर्टिकुलर एटम के लिए पर्टिकुलर आयन के लिए जो होता है ये इस तरफ जाने पे बढ़ता है। तो सिग्मा की वैल्यू एस के लिए पर्टिकुलर सबसेल के लिए सबसे पर्टिकुलर सेल की सबसेल के लिए एस की शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। ऐसे जो जैसे मान लो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास में होंगे, एस वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास होते हैं, तो वो सबसे अच्छे तरीके से न्यूक्लियस को क्या करेंगे, शील्ड करेंगे, यानी सबसे अच्छी तरीके से न्यूक्लियस को कवर करेंगे, यानी सबसे अच्छे से न्यूक्लियस के चार्ज को घटा देंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। तो इस तरीके से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं सिग्मा। तो सिग्मा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले मैं रब कर देता हूं। अब देखिए सिग्मा निकालने का तरीका क्या होता है। देखो दो तरीके से होते हैं। देखो अगर हम सिग्मा निकाल लें तो जेड इफेक्टिव आपका निकल आएगा। सिग्मा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो होते हैं। एक तो हमारा जो होता है एनएस और एनपी इलेक्ट्रॉन। एनएस एनपी इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो अगर एस में इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, पी में इलेक्ट्रॉन है, इनके लिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इनके लिए हम लोग जनरली क्या होता है, अगर और एक होता है हमारा एनडी और एनएफ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो दोनों के लिए किस तरीके से निकालते हैं। अगर एनएस एनपी इलेक्ट्रॉन के लिए कहें तो इसके लिए निकालने का तरीका ये होता है कि जैसे मान लो पहले तो 1s2 के लिए देख लो। 1s2 के लिए कैसे निकालेंगे, तो 1s के लिए निकालने के लिए क्या होता है, जैसे मान लो हम इसको देखते हैं, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये हमारा ये शेल है, इसी में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं। तो इनमें से जिस इलेक्ट्रॉन पे हम नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना चाहते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन है, मान लो जिस इस इलेक्ट्रॉन पे निकालना चाहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, टेस्ट इलेक्ट्रॉन, इस पे हम निकालना चाहते हैं। अब इसके ऊपर निकालना चाहते हैं नेट न्यूक्लियर चार्ज, यानी नेट अट्रैक्शन फोर्स या नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा। तो उसके लिए अगर 1s2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 इलेक्ट्रॉन के लिए इस इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग होता है, इस इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग जो होगा, एक इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे तो टेस्ट में चला गया, इसका होता है 0.3, यानी सिग्मा हमारा जो 1s2 में एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए कितना होता है, 0.3 होता है, ठीक है। तो यानी हम यहाँ पे अगर मान लो हम हीलियम है, अब हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, जब हीलियम है, उसके लिए हम जेड इफेक्टिव निकालना चाहते हैं। जेड इफेक्टिव इक्वल टू यानी एटॉमिक नंबर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2 प्रोटॉन का, जेड माइनस सिग्मा, और सिग्मा कितना है हमारा 0.3, यानी 2 माइनस 0.3, यानी कितना निकल गया 1.7। यानी इस इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 2। तो 2 प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स यहाँ लगना चाहिए, तो 2 प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, यानी नेट कितना लगेगा 1.7 का लगेगा, यानी 0.3 घट गया एक इलेक्ट्रॉन आने से। अब अगर मान लो हम 1s1 की बात करें, 1s1 की बात करें तो 1s1 में आपका ये न्यूक्लियस है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और यही हो जाएगा टेस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इसको क्या करे, अट्रैक्ट कर पाए। जैसे मान लो हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के लिए जेड इफेक्टिव निकालना चाहते हैं, तो जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा। लेकिन जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कोई ऐसा तो नहीं है वहां सील्ड कर रहा है, कोई अदर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो इस न्यूक्लियस के चार्ज को सील्ड कर रहा हो, तो कोई जो है ही नहीं सील्ड करने वाला, तो यानी इस 1s1 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए सिग्मा क्या है, 0, कोई दूसरा है ही नहीं जो इसके प्यार को, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को कवर कर रहा हो, कम कर रहा हो, है ही नहीं। यानी यहाँ पे क्या होगा, 1 प्रोटॉन होगा हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन, और सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 0। तो यहाँ पे क्या जेड इफेक्टिव निकल के आएगा, 1 निकल के आ जाएगा। तो यानी 1s1 के लिए जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जेड इफेक्टिव 1 हो जाएगा और सिग्मा कितना हो जाएगा आपका 0। 1s2 के लिए क्या होगा हमारा, एक इलेक्ट्रॉन तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन नेट कितना न्यूक्लियस को सील्ड कर रहा है, वो वैल्यू सिग्मा होगी, और सिग्मा की वैल्यू कितनी होती, 0.3। चलिए ये समझ में आ गया होगा। तो हाइड्रोजन के लिए जेड इफेक्टिव 1 के बराबर, ये टोटल जितना होगा उतना ही होगा, और हीलियम के लिए जेड इफेक्टिव कितना होगा, 1.7, या आप कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2 से कम होगा। चलिए
आगे देखते हैं। अब मतलब बाकी इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो है ऐसा कोई है, अगर हम मान लो इस अब NSNP के लिए देखेंगे हम लोग। NSNP में क्या, जैसे मतलब हम ऐसे ले लें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब मान लो इसमें हम इसके लिए निकालना चाहते हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है उसके लिए निकालना चाहते हैं, तो NSNP इलेक्ट्रॉन के लिए NS इसके लिए निकालें या इसके लिए निकालें, इनके लिए रूल ये होता है कि NS और NP इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू होती है हमारी 0.35 होती है, ठीक है। और इसकी अंदर वाली शेल के लिए, इसकी अंदर वाली शेल यानी n-1 चाहे n-1 सेल के n-1 कोई भी शेल हो, n-1 s हो p हो, ठीक है, n-1 s हो, n-1 मतलब s हो, n-1 p हो या n-1 d हो, मतलब अंदर वाली शेल के लिए कोई भी अंदर वाली शेल हो, या n-1 f हो, कोई भी अंदर वाली n-1 f हो अंदर वाली शेल के लिए, इनके लिए सिग्मा की वैल्यू होती है, भाई 0.85, ठीक है। और इसकी अंदर वाली शेलों के लिए यानी अंदर वाली n-2 या मान लो n-3 या कोई भी शेल हो, n-4 सबके लिए जो सिग्मा की वैल्यू होती है हमारी वो आपकी 1 के बराबर होती है, यानी टोटल सील कर लेगा। तो आप इसको पहले नोट करिए, फिर इसके लिए दिखाता हूं आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये नोट कर लीजिए, देखिए नोट कर लिया। अब देखिए अगर मान लो हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं, ठीक है, तो इसमें हम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये हमारी इसके लिए क्या है, इनके लिए क्या है भैया, ये आउटर मोस्ट शेल है, इनके लिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे n-1 कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा आपका 2, n-1 2 ये हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारी आउटर मोस्ट शेल हो गई, n इक्वल टू 3। तो यहाँ पे n-2 ये हो गई, ठीक है, n-1 ये हो गई और n-2 ये हो जाएगी, n-2 आपकी ये हो जाएगी। ये बाहर वाली शेल के लिए n3 हो गया, अंदर वाली ये अंदर बाहर वाली शेल हो गई, बाहर वाली शेल मतलब n हो गई ये वाली, और ये n-1 हो गई, ये दो n-1 के लिए हो गई और ये n के लिए हो गई, और ये हमारी अंदर वाली शेल है। हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना चाहते हैं, तो देखो n में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हमको z इफेक्टिव निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, z माइनस सिग्मा। z की वैल्यू क्या है, अगर मान लो यहाँ पे जितने हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे रखा है, एटम कैसा होता है न्यूट्रल, तो यहाँ कितने प्रोटॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18, तो 18 तो आपके हो गए प्रोटॉन, टोटल प्रोटॉन इतने। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, तो देखो हमने भी क्या बताया, NSNP के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, 0.35। तो NSNP के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, 0.35, तो यहाँ रखेंगे 0.35, ठीक, इनटू। अब इसमें देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं n में, ये याद रखिएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 6 और 2 8 हैं, ठीक है। 8 में से एक तो हो जाएगा टेस्ट इलेक्ट्रॉन, जिसपे हम नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल रहे हैं, उसको हम उसमें छोड़ देंगे, यानी यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 7। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, उसको टेस्ट इलेक्ट्रॉन माना जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। प्लस अंदर वाली सेलों के लिए हमने क्या बताया, n-1 के लिए क्या बताया, 0.85, तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं, और अंदर वाले के लिए 0.85 मैंने बताया, ठीक है। और उसके अंदर वाली शेल के लिए हमने क्या बताया, हमने बताया सिग्मा की वैल्यू 1 बताई, यानी +2 × 1 हो जाएगा। तो आप निकाल लो 18 माइनस, अब इसको आप क्या करो, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, 35 5 हो जाएगा, और 7 3 जा 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ लगेगा, ठीक है। और प्लस इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40 और 8 8 जा 64 और 4 कितना हो जाएगा, 68, पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ लगा दो, और +2। तो इसमें ऐड करो 18 माइनस, इसको ऐड कर लो भाई, तो ये आपका ये कितना है, 0 और +5, ठीक है, 0 + 5 यानी आपका 5 हो जाएगा,
प्लस 8 प्लस 4 12, 12 का 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका एक यहाँ ऐड कर लो, 3 और 6 9, ठीक है, और 9 और 2 कितना हो जाएगा आपका 11। तो आपका 11.25 आ गया, ठीक है। अभी आपका 11.25 आ गया। अब यानी इसमें से माइनस कर लो, तो 18 में से अगर 18.00 में से 11.25 माइनस करेंगे तो कितना निकला, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में 2 गया 7, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6, और यहाँ कितना, यानी आपका जेड इफेक्टिव कितना निकल के आ रहा है, जेड इफेक्टिव निकल के आ रहा है हमारा 6.75, यानी 6.75 निकल के आ रहा है। यानी टोटल चार्ज कितना था, टोटल चार्ज 18 प्रोटॉन का था, लेकिन नेट अट्रैक्शन फोर्स कितना लग रहा है आपका 6.75 का लग रहा है। यही आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। चलिए तो इसको मिटा देता हूं। हमने क्या बताया था, डाउन टू ग्रुप क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है। डाउन टू ग्रुप जनरली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है। देख लो, जैसे अगर हम डाउन टू ग्रुप ले लेते हैं, जैसे लिथियम ले लेते हैं, लिथियम के नीचे सोडियम ले लेते हैं, तो सोडियम के नीचे हम लोग पोटेशियम ले लेते हैं, तो निकालते हैं। देखो डाउन टू ग्रुप क्या होता है, हमने बताया जेड इफेक्टिव क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। सॉरी, डाउन टू ग्रुप जेड इफेक्टिव क्या रहता है, कांस्टेंट। निकाल के देखते हैं। तो वैसे लिथियम के लिए निकालेंगे, लिथियम के लिए निकालोगे तो इसका क्या होगा, 1s2 2s1 होगा। इसके लिए 1s2 2s2 2p6 3s1 होगा। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका 3 होता है, ठीक है। इसका 19 होता है। इसके लिए निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 हो जाएगा। तो इनके सबके लिए निकाल के देखते हैं, ठीक है, कितना कितना निकल के आता है। तो इसके लिए जेड इफेक्टिव निकालो, तो जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या होगा, जेड, जेड कितना है, जेड कितना है, जेड हमारा कितना है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 3, जेड माइनस सिग्मा। अब ये क्या हो जाएगी, ये आपकी एन हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। एन क्या है, आउटर मोस्ट शेल। तो हमने आउटर मोस्ट NSNP के लिए कितना बताया, 0.35, लेकिन ये एक तो 2s1 है, ये तो हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये तो हमारा जो 2s1 होगा ये हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, इसके लिए तो छोड़ देंगे, यानी इसकी वजह से निकल के आएगा। अब n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब n-1 के लिए हमने कितना बताया, 0.85, यानी आपका कितना हो जाएगा, 2 × 0.85 की 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना निकल के आएगा, जेड निकालो यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 माइनस 2 5 जा 10 और 0 2 8 जा 16 और 117 पॉइंट यहाँ लगेगा आपका। यानी कितना निकल के आ रहा है, जेड इफेक्टिव निकल के आ रहा है 1 अंदर वाली सेल के लिए n हो गया, n-1 के लिए 0.85 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए जेड इफेक्टिव कितना निकल गया, इसमें आप घटाएंगे तो 1.7, यानी कितना निकल के आएगा, 1.3 में से आप क्या करो, 1.7 माइनस करोगे, तो 3 में से 1.7 माइनस करोगे 3.0 और 1.7, 10 में 7 गया 3, और यहाँ 2 में से क्या, यानी कितना निकल के आ रहा है, 1.3 निकल के आ रहा है। तो इसके लिए 1.3 यहाँ के लिए निकालिए। अभी देखो ये n हो जाएगा, ये आपका n-1 हो जाएगा, और ये आपका n-2 हो जाएगा। NSNP के लिए हमने कितना बताया, आउटर मोस्ट शेल के लिए क्या बताया है, 0.35, लेकिन ये तो हो जाएगा टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको छोड़ दो। तो अब जेड इफेक्टिव यहाँ निकालो, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड कितना है 11 माइनस n-1 के लिए कितना बताया, 0.85, कितना बताया 0.85। तो 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 6 2 8, यानी 8 × 0.85 माइनस यहाँ कितने, अंदर वाली के लिए n-2 के लिए कितना बताया हमने, n-2 के लिए हमने बताया 1 बताया है, यानी कितना हो जाएगा 2 × 1। तो यहाँ निकालोगे तो 11 11 माइनस ये आपका, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, इसको ऐड करो, 8 5 जा 40, 8 5 40 और 8 64, 64 और 4 68 हो जाएगा। तो ये 6.8 निकल के आएगा प्लस 2। अब इसको ऐड करोगे तो 11 माइनस ये कितना हो जाएगा 8.8, यानी यहाँ पे 8.8 हो जाएगा। तो अब इसको आप माइनस करो, तो 11 में से हम लोग क्या करेंगे, 8.8 माइनस करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ से कैरी करोगे, यहाँ 10 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ कितना आएगा 10, ठीक है, और 10 में से 8 गया 2 आएगा, तो आपका कितना निकल के आ रहा है, यानी जेड इफेक्टिव यहाँ से निकल के आ रहा है हमारा। टोटल प्रोटॉन कितने थे 11, टोटल प्रोटॉन 11 थे, लेकिन इतना घट गया तो आपका नेट निकल के आ रहा है 2.2 का। यानी लिथियम से अगर सोडियम तक जाएंगे तो जेड इफेक्टिव हमारा यहाँ पे घट गया है, जेड इफेक्टिव घट गया है। लेकिन पोटेशियम के लिए निकालो, लिथियम के लिए कितना, सोडियम के लिए देखो इसका निकल के आया था, इसके लिए निकल के आया था जेड इफेक्टिव 1.7, इसके लिए निकल के आ रहा है 4.2। अब जरा पोटेशियम के लिए निकालो, पोटेशियम के लिए निकालिए। तो पोटेशियम के लिए जब निकालेंगे तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा n, ये हो जाएगा आपका n-1, और ये हो जाएगा आपका n-2, और ये हो जाएगा n-3, ठीक है। अब देखो इसके लिए पोटेशियम टोटल प्रोटॉन कितने हैं, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड, जेड कितना है 19, माइनस 19 क्या है एटॉमिक नंबर, माइनस, अब ये तो हो जाएगा टेस्ट इलेक्ट्रॉन, टेस्ट इलेक्ट्रॉन का कंक्लूड नहीं करेंगे। n-1 में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इंटू, और हमने n-1 के लिए NSNP के लिए कितना बताया 0.85, यानी 0.85 कर लेंगे, प्लस अंदर वाली शेल के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं हमने बताया था n-2 के लिए कितना हो जाएगा आपका, n-2 के लिए 1 हो जाएगा, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 8 इंटू 1, अंदर वाली जितनी भी इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ 2 प्लस 2 इंटू 1, तो ऐसे आप कर लीजिए। अंदर वाली शेल के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन सबके लिए इतना ही। आप देखो यहाँ पे 19 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, 8 5 40, 40 का 0, 8 64 और 4 68, यानी कितना 6.8 हो गया, और प्लस आपका 8 ये हो जाएगा, 8 तो 10, तो इसको ऐड करो भाई, कितना हो जाएगा 16.8, यानी 19 माइनस ये 10 ऐड करेंगे तो 16.8 निकल के आएगा, तो 16.8, इसको यहाँ लिख देता हूँ। देखिए तो आपका ये हो जाएगा 6.8, यानी इक्वल टू आ गया हमारा 19 माइनस ये आपका 16.8। अब इसको माइनस करो आप, 19.00, इसमें से 16 माइनस करोगे तो 10 में से 8 गया, कितना आएगा 2, यहाँ कितना बड़ा था, यहाँ बचा आपका 8 में 6 गया, कितना आएगा 2, तो 2.2 देखो निकल के आया। तो इसके लिए कितना निकल गया 2.2। अब सबके लिए पोटेशियम के लिए 2.2, इसी तरीके से रूबिडियम के लिए भी रूबिडियम के लिए भी 37, उसका भी निकाल के देखिएगा 2.2 निकल के आएगा। अब ऐसा क्यों है लिथियम से, क्यों देखो थर्ड पीरियड के एलिमेंट हमारे टिपिकल एलिमेंट होते हैं, तो ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट हमारे टिपिकल होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप की प्रॉपर्टी से मैच करती हैं, याद रखिएगा। तो आप पहले लिथियम से सोडियम तक जाएंगे तो जेड इफेक्टिव घटेगा, बाकी जनरली जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, बाकी जेड इफेक्टिव। रूबिडियम के लिए कितना निकल के आएगा 2.2 निकल के आएगा, रूबिडियम सीजियम के लिए भी 2.2 निकल के आएगा। तो डाउन टू ग्रुप जनरली जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है। ये हमने किसके लिए बताया, NS और NP के लिए। चलिए NS NP के लिए मिटा दें, इसको नोट कर लीजिए। यानी डाउन टू ग्रुप जाएंगे तो जेड इफेक्टिव कितना रहता है, कांस्टेंट रहता है जनरली, ठीक है। अब हम लोग अगर मान लो हम इनके लिए निकाले ND-NF इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ND-NF इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने के लिए देखो, अगर इनके लिए निकाल रहे हैं तो इसमें हमारा ये होता है कि ND और NF, मतलब आउटर मोस्ट शेल के लिए ND और NF इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू जो होती है, इनके बाहर वाली शेल के लिए ND-NF के लिए सिग्मा की वैल्यू होती है 0.35, ठीक है। और बाकी जितनी भी शेल होती हैं अंदर वाली जितनी भी शेल होती हैं आपकी, अंदर वाली जितनी भी शेल हैं, जैसे n-1, n-2, ठीक है, n-3, जितनी भी शेल होती है इन सब के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, अंदर वाली शेल के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं। जैसे मान लो 1s2
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, और मान लो 3p6, ठीक है, और मान लो हमारा 3d5 ऐसे मान लो दे रखा है। अब हमको क्या करना है, इस d के लिए निकालना है। इस d के लिए मान लो हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। तो इसमें केवल इतना याद रखना, NdNF के लिए 0.35 की वैल्यू होती है। तो इसमें मान लो एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम जेड इफेक्टिव निकालना चाहते हैं, तो जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। मान लो टोटल कितने प्रोटॉन होंगे इसमें अगर हम बात करें, तो अगर जेड इफेक्टिव निकालना चाहते हैं, मान लो इसमें 3d5 है, ऐसे ले लेता हूँ, मान लो 3d5 4s2, ठीक है, ऐसे ले लेता हूँ। चलो, तो अगर मान लो इसमें टोटल प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, अगर हम बात करेंगे टोटल प्रोटॉन हो जाएंगे हमारे 25 हो जाएंगे, ठीक है। देखो 6 2 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 और 5 23 23 और 2 25 हो गए। तो 25 हैं टोटल प्रोटॉन हमारे, कितने हैं 25 माइनस। अब हम डी के लिए निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तो सील्ड नहीं करेंगे, जैसे मान लो ऐसे है, ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, ठीक है, और ये मान लो ये तीसरी सेल है और ये चौथी सेल है, और हम यहाँ पे ये तो चौथी सेल हो गई, यानी 4s के इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, 4s के इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। तो 4s वाले इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के चार्ज को सील्ड नहीं करेंगे, तो बाहर हो गए। सील्डिंग तो अंदर वाली इलेक्ट्रॉनों की वजह से लगता है ना, तो इसकी वजह से सिग्मा कितना हो जाएगा 0, इसकी वजह से सिग्मा 0 हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। अब हम लोग इसके लिए निकालेंगे डी के लिए, लेकिन टोटल एटॉमिक नंबर तो 25 रखे ही रखे। तो देखिए टोटल एटॉमिक नंबर उतना ही लेंगे, टोटल एटॉमिक नंबर आप उतना ही लेंगे। अब देखिए यहाँ 25 हो गया। अब इसमें हमने बताया NdNF के लिए कितना होता है 0.35, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, 5 में से ND में 5 है, 5 में से 1 हो गया हमारा, 5 में से 1 हो जाएगा टेस्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें हम निकाल रहे हैं, तो 4 हो जाएगा, यानी 4 × 0.35 ये हो गया। अब बाकी अंदर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन के होते हैं उनके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है 1। तो 6 2 8 8 6 14 14 और 2 कितना हो गया 16 16 और 2 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी प्लस 18 × 1, यानी हमारा 25 माइनस ये हो जाएगा 4 5 या 20 का 0, 4 3 या 12 और 2 14 हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया 1.4 और प्लस 18, ठीक है, ऐड कर लो तो 19.4 हो जाएगा। तो 25 माइनस 18 19 19.4। अब 25 में से आप क्या करो 19.4 माइनस करो, यहाँ 10 लोग कैरी करो, 10 हो जाए, 10 में 4 का कितना आएगा 6, यहाँ आपका बचेगा 4, यहाँ से कैरी करेंगे यहाँ 14, 14 में से 9 गया कितना आएगा 5, 14 में से 9 जाएगा, 14 में से 9 जाएगा 9 5, हाँ 14 में से 9 जाएगा, 5 ही तो बचेगा, यानी जेड इफेक्टिव कितना निकल के आ रहा है 5.6 का निकल के आ रहा है। तो जेड इफेक्टिव आपका 5.6 का निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। बस देखिए अगर NSNP इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, तो NSNP का टेस्ट इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाकी के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.35। अंदर वाले N-1 के जितने भी इलेक्ट्रॉन उनके लिए कितना 0.85, और सबसे अंदर वाले के लिए जितने भी होंगे उनके लिए 1 की वैल्यू, ठीक है। 1s2 के लिए याद रखिएगा, 1s2 के लिए एक इलेक्ट्रॉन के सिग्मा की वैल्यू होती है 0.30, वो अलग चीज़ है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन तो इसे टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उसके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है। NdNF के लिए याद रखिए, अगर NdNF के लिए निकाल रहे हैं तो सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी हमारी ND के लिए, बाहर वाले ND इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35, बाकी अंदर के लिए सबके लिए कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर पीरियड में जाते हैं, पीरियड में जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बढ़ता चला जाता है। और देख लीजिए जैसे मान लो मैं लिथियम का निकाल चुका था, लिथियम का कितना निकल के आ रहा था, लिथियम का जेड इफेक्टिव निकल के आया था, हमने बताया था 1.3 निकल के आया था। बेरिलियम का निकाल के देखो, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक आयन क्या होगा भाई 1s2 2s2 ये हो जाएगा। अब इसके लिए निकालो तो जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या होगा, जेड कितना, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, 4 माइनस सिग्मा। NSNP के लिए कितना होता है
0.35, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसमें टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो एक लेंगे हम, यानी 1 इंटू 0.35, और बाहर अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए कितना था, n-1 के लिए 0.85, यानी हमारा 2 इंटू 0.85, तो आप निकालेंगे 4 माइनस 0.35 और प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा हमारा 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, 117, ठीक है, ये 1.7। अब इसको ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 4 माइनस 5 में 7 ऐड करोगे, 5 में 0 ऐड करो 5 हो जाएगा, और 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 का आएगा 0, ठीक है, और यहाँ ऐड करोगे कितना, 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो आपका निकल के आएगा 2.05, तो 2.05 निकल के आ रहा, 4.00 इसमें से 2.05 घटा लो, तो घटाओगे 10 10 में 5 गया 5, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 3 में से 2 गया 1, यानी आपका कितना निकल के आ रहा, 1.95, यानी लिथियम का कितना था जेड इफेक्टिव 1.3, बेरिलियम का कितना आया 1.95, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट इसी तरह निकालते चले जाएंगे, लिथियम के बाद बेरिलियम बोरान सबका निकाल के आप हमको कमेंट करिएगा, ठीक है। तो नेट लेफ्ट टू राइट जाएंगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, डाउन टू जाएंगे जेड इफेक्टिव घट जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।